सुर नर मुनिजन के यही रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी सेवा करे, बिना आपके विषय में जाने आपकी सहायता करे और बिना किसी रिश्ते के आपके साथ इंसानियत का रिश्ता निभाए, ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो चलिए ऐसी ही एक कहानी लेके आई हूँ आज आप सबके लिए। एक समय की बात है कि राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सम्राट आदित्य। सम्राट आदित्य का साम्राज्य बहुत दूर में फैला हुआ था। जहाँ उनके दुश्मनों में उनके बाहुबल का डर था, वहीं उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी क्योंकि उनका स्वभाव बहुत स्नेहशील था। एक समय आक्रमणकारियों ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और राजा ने अपने छोटे से सैन्य बल को लेके उन आक्रमणकारियों का विद्रोह करने का सोचा और वो अपने घोड़े पे बैठ के वहाँ पहुँच गए। लेकिन इस बार आक्रमणकारियों का पलड़ा भारी पड़ा और उन्होंने राजा को बुरी तरह से परास्त किया। राजा बुरी तरह से जख्मी हो गए। परिस्थिति ऐसी आई कि राजा को जान बचा के युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। हालांकि बाद में बाकी सेनाओं ने आक्रमणकारियों को खदेड़ भगाया। इधर राजा का घोड़ा भटकते भटकते एक जंगल में चला गया और जंगल के रास्ते एक गांव में पहुंच गया। वो गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। वहाँ के लोग राजा को राजा के चेहरे से नहीं जानते थे। उसी गांव में एक आदमी रहता था जो छोटा सा किसान था। उसका नाम था दिनकर। दिनकर जब अपने खेत पे हल बैल लेके जुताई कर रहा था, उसी समय वो घोड़ा राजा को अपने पीठ पे लादे दिनकर के खेत के सामने आ गया। दिनकर ने जब देखा एक सिपाही लगभग अवचेतन अवस्था में घोड़े पे लटका हुआ है, तो दिनकर ने अपना काम छोड़ दिया और घोड़े की लगाम थाम ली और धीरे धीरे उसे अपने घर तक ले आया। घोड़े को एक खूंटे से बांध के अपनी पत्नी की मदद से सिपाही को घोड़े से बाहर उतारा और एक खाट पे लिटा दिया और प्राथमिक उपचार करने लगा। वो सिपाही पूरी तरह से बेहोश था और दिनकर और उसकी पत्नी ने बहुत ही शिद्दत और ईमानदारी से उसकी परिचर्या की। लगभग 2 दिनों के बाद राजा को होश आ गया। दिनकर ने राजा को नहीं पहचाना, ना ही गांव वाले ने राजा को पहचाना और राजा अस्वस्थ अवस्था में दिनकर के घर पड़े रहे। दिनकर और उसकी पत्नी ने राजा की बड़ी मदद की, बड़ी सेवा की और लगभग 1 हफ्ता बाद राजा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया और अब राजा ने अपने घर जाने की बात जताई। तब दिनकर ने कहा कि आप कहाँ रहते हो और आपको कहाँ जाना है। राजा को समझ में आ गया कि इन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना है। तो राजा ने कहा कि मैं फलाने शहर में रहता हूँ, वहाँ शहर के बीचों बीच दक्षिण द्वार पे अगर तुम आओगे तो घंटी बजा के कहना कि मुझे महान घुड़सवार से मिलना है, तो मेरे आदमी तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। ऐसा कह के राजा वहाँ से चला गया। दिनकर ने हाथ जोड़ के राजा से कहा कि सिपाही, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन अगर हमारे सेवा में कोई त्रुटि रह गई, कोई कमी रह गई तो हमें माफ़ कर देना। राजा हंसते हुए वहाँ से चला गया। समय बीतता रहा। राजा ने सोचा एक न एक दिन दिनकर हमारे घर जरूर आएगा, लेकिन दिनकर राजा के पास नहीं गया। समय बीतने लगा। कुछ दिनों बाद गांव वालों को पता चला कि सम्राट ने उस गांव का कर बढ़ा दिया है। तो गांव वाले दिनकर के पास आए और कहने लगे कि पिछले महीने जो तुम्हारे घर में सिपाही रुका था, जो तबीयत खराब थी जिसकी, वो लगता है कोई बड़ा आदमी था। राजा ने हमारा कर बढ़ा दिया है, क्यों नहीं तुम उस सिपाही से मिलते हो, शायद राजा से मिलके कर माफ़ करने में वो हमारी मदद कर दे। दिनकर को भी गांव वालों की बात उचित ही लगी। दिनकर ने अपनी पत्नी को कहा कि चलो उस सिपाही से मिलने जा रहा हूँ तो कुछ गिफ्ट, कुछ उपहार साथ में दे दो, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है। पत्नी ने देखा कि घर में कुछ नहीं है, पेड़ पे कुछ अमरूद फल रहे हैं, तो पत्नी ने अमरूद तोड़ के एक पोटली बांध के दिनकर के हाथ में दे दिया। दिनकर खुशी खुशी शहर पहुंच गया और दक्षिण द्वार पे जाके घंटी बजाई और द्वारपाल को कहने लगा कि मुझे महान घुड़सवार से मिलना है। द्वारपाल ने बड़े ही आश्चर्य से उस किसान को देखा, क्योंकि राजा से मिलने वाले जो दक्षिण द्वार पे आते थे वो अक्सर राजा के मित्र होते थे और राजा के मित्र अक्सर राजा ही हुआ करते थे। अब एक साधारण किसान राजा का मित्र कैसे हो सकता है? लेकिन द्वारपाल ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। दिनकर को लेके सीधा राज्यसभा में पहुंचा। दिनकर ने देखा राज सिंहासन पर सम्राट आदित्य विराजमान है।
अब दिनकर को समझते देर न लगी कि वो सिपाही कोई और नहीं, साक्षात हमारे सम्राट आदित्य थे। दिनकर ने सिर झुका के राजा को नमन किया, लेकिन राजा ने सभा समाप्ति की घोषणा कर दी और अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और दिनकर के पास दौड़ा हुआ चला आया और उसे गले लगा के कहने लगा, मित्र आ गए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तुम आ ही नहीं रहे थे, और ये क्या लाए हो मेरे लिए। कहते हुए दिनकर के हाथ से पोटली ले ली और कहने लगा कि इसमें तो बहुत ही अच्छे अमरूद हैं, तुम्हें कैसे पता कि मुझे अमरूद बहुत पसंद है। और राजा सबके सामने अमरूद भी खाने लगा। ये देख के लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि एक साधारण मनुष्य को राजा इतना तवज्जो क्यों दे रहा है, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया। तब राजा ने कहा अपने महामंत्री से कि ये मेरे खास मेहमान हैं, ये मेरे परम मित्र हैं और इनके रहने की खास व्यवस्था की जाए। राजकीय सम्मान के साथ इन्हें विश्राम गृह में ले जाया जाए। महामंत्रियों ने ऐसा ही किया और अगले दिन मिलने का वादा करके राजा वहाँ से चला गया। दिनकर को अब समझ में आ गया था कि ये सिपाही तो राजा था, लेकिन इसने हमसे कुछ बताया नहीं। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई होगी, इसीलिए इसने हम पर कर लगा दिया है। दिनकर पूरे रात डरा हुआ सोए रहा। अगले दिन सुबह जब राज्यसभा में पहुंचा तो राजा आदित्य उठ के दिनकर को अपने पास अपने सिंहासन के बगल में बिठा देते हैं। ये देख के दिनकर आश्चर्यचकित था और सभा में उपस्थित बाकी लोग भी। तो दिनकर ने कहा कि महाराज, आप मुझे इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं, आप मुझे इतना बड़ा स्थान क्यों दे रहे हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ। राजा ने कहा कि तुमने मुझे दूसरा जीवन दिया है और जीवन देने वाला दो ही होता है, एक माता और दूसरा दाता। अब तुम कहो इन दोनों का स्थान कहाँ होना चाहिए। दिनकर चुप हो गया। बाकी लोग भी आश्चर्यचकित राजा को देख रहे थे। तो राजा ने कहा, ये हैं मेरे परम मित्र दिनकर, जो फलाने गांव से आए हैं, और मैंने उस गांव का कर इसीलिए बढ़ाया था ताकि दिनकर मुझसे मिलने आए। और मैं आज इस बड़ी सभा में घोषणा करता हूँ कि मैं दिनकर को आधा राज्य का मालिक बनाता हूँ। ये सुन के राजकुमार विद्रोह पे उतर गए और राजा से कहने लगे कि आप होते कौन हैं बिना हमसे पूछे हुए इन्हें आधा राज्य देने वाले। तो राजा ने कहा, अगर उस दिन दिनकर नहीं होते तो मैं जीवित नहीं होता, और अगर मैं जीवित नहीं होता तो आज ये राज्य तुम्हारा होता ही नहीं। वो आक्रमणकारी ये राज्य छीन के अब तक ले जा चुके होते। ये सुन के राजकुमार का तलवार म्यान में वापस चला गया और बाकी सभासद भी इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि राजा ने इतना बड़ा फैसला लिया। इधर दिनकर आश्चर्यचकित राजा को ताके जा रहा था। उसने कहा, सम्राट, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मुझे इतने बड़े स्थान पे मत बिठाइए, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपसे क्या कहूँ। तो सम्राट आदित्य ने कहा, आप कुछ मत कहिए मित्र, आप किस योग्य हैं ये मैं जानता हूँ, और मैंने कुछ भी ऐसा अनुचित नहीं किया जिसके लिए मुझे अफसोस हो। मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। इस तरह से आप मेरे लिए उपहार स्वरूप अमरूद लाए, उसी तरह से ये मेरे तरफ से उपहार स्वरूप आपको भेंट है। अगर आप मुझे मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं तो आप आधा राज्य लेने से मना नहीं करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो फिर मैं आपके कदमों में हूँ, आप जो चाहें वो मुझे सजा दे सकते हैं। ये सुन के दिनकर रोने लगा और राजा के गले लग गया। तो देखा आपने, अगर इंसान निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है, ये नहीं जानता है कि जिसकी वो सेवा कर रहा है वो आदमी कौन है, और तब जब उसे इतना बड़ा परिणाम मिलता है तो उसका दिमाग सच में काम करना बंद कर देता है। लेकिन इंसान की इंसानियत उसे सच्चे मंजिल पर ज़रूर पहुंचा देती है। टाइम लगता है, लेकिन उसे इज्जत और शोहरत सब मिलती है। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।